मैं शकील अहमद जीएस क्लासेज में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। इसमें और क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। हमने अभी 2 वीडियो लाया जिसमें अभी भूमिका, उत्पत्ति, कालक्रम, विस्तार को हमने पढ़ा एक वीडियो में। दूसरा वीडियो में महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताएं, वो भी हम लोगों ने देख लिया। आज पढ़ेंगे सामाजिक सांस्कृतिक क्या है, जीवन कैसा था, लोग रहते कैसे थे, उसके बारे में देखेंगे। धार्मिक उस समय क्या था, परिस्थिति क्या था, धार्मिक आर्थिक पढ़ेंगे, राजनीतिक पढ़ेंगे, उसके बाद पतन पढ़ेंगे। ये आज कोशिश मेरी रहेगी कि ये वीडियो में मैं इसको फिनिश करूं। इसके बाद जो है वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक में उत्तर वैदिक काल ये पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, तो वो आगे का वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे एक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आगे पढ़ेंगे। चलिए आज देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। महत्वपूर्ण स्थल, विशेषता ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, ये बीच में छूटा हुआ था, ये जम्मू कश्मीर। देखिए, ये सब महत्वपूर्ण एक स्टेट्स है जहाँ से कुछ और जो महत्वपूर्ण स्थल है, जगह का नाम है। जैसे रोपड़ हो गया। रोपड़ देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है ये प्रथम स्थल है, आधुनिक नगर जो इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये सब जहाँ है वहाँ आप देख सकते हैं। कुछ नदी है, उसके जगह का नाम भी है। ये आप नोट्स है तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हम आज पढ़ेंगे उसके नगर नियोजन कैसा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बारे में देखेंगे कि सामाजिक और धार्मिक विशेषता क्या रही, उसको भी देखेंगे। तो अभी जो है सामाजिक हम देखेंगे। सामाजिक में क्या देखेंगे, तो इधर राइट साइड में देखिए, समाज के बारे में देखेंगे। स्त्रियों की दशा क्या थी उसको देखेंगे, खान पान देखेंगे, वेशभूषा देखेंगे, मनोरंजन, ये सब सामाजिक में हम देखेंगे। चलिए धार्मिक में और अब बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं सामाजिक में। देखिए पहले इसको समझते हैं ऐसे। ये तो नगर नियोजन के बारे में देखिए, अगर हड़प्पा सभ्यता जाना जाता था तो अपना नगर नियोजन के लिए जाना जाता था। क्योंकि नगर नियोजन बहुत बढ़िया था। सड़क देखते थे कि एक चौड़ी सड़क भी थी और समकोण डिवाइड करती थी, एक दूसरे को काटती थी वो सड़क। ये तो इसको देखिए क्या, ये तो आध ऐतिहासिक काल जाना जाता है। आध ऐतिहासिक काल इसलिए कि इसमें जो है आपको जो भी लिपि मिला उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो एक तरह से साक्ष्य लिपि ही है, साक्ष्य के आधार पर ही है, लेकिन लिपि मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। चलिए कांस्य युगीन भी इसलिए कहते हैं कि इसमें तांबा और टीन का मिक्स आया। इससे पहले ताम्र पाषाण काल हमने पढ़ा, तो तांबा और टीन का यूज़ यहाँ पर दिखा। प्रथम नगरीय सभ्यता, तो इसलिए कि ये नगर महानगर अभी 6-7 हम लोगों ने डिस्कस किए महत्वपूर्ण स्थल, उनमें से था। आज पढ़ेंगे नगर नियोजन के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए नगर नियोजन हम अगर कालीबंगा हमने देखा अभी। ठीक है, कालीबंगा में क्या था, तो काली रंग की चूड़ियाँ थी, राजस्थान में थी, महत्वपूर्ण वहाँ का। तो ये क्या था, ये जो दुर्ग, 2 क्षेत्र देखिए बना हुआ है, एक दुर्ग इधर, एक नगर क्षेत्र। तो इधर जो नगर क्षेत्र में है जो वो सामान्य वर्ग और मिसलेनियस, यानी सभी लोग, छोटे से लेकर के मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग में बड़े लोग रहते थे। और ये जो प्राचीर देख रहे हैं कि ये जो है दोनों, यानी दोनों दुर्ग को एक ही प्राचीर से इसको दोनों टीले जो है घिरा हुआ है। तो कह सकते हैं कि कालीबंगा जो है महत्वपूर्ण रूप से, ऐसा तो लोथल भी है, तो एक प्राचीर से घिरा हुआ ऐसा इस नगर नियोजन था। इसको और आगे देखते हैं नगर नियोजन को। तो देखिए चंदहुदड़ो को देखते हैं। चंदहुदड़ो देखिए कहाँ पर है, तो हमने देखा कि पाकिस्तान प्रांत में है। इसमें भी देखिए, इसमें क्या महत्वपूर्ण विशेषता था। देखिए इसमें 2 दुर्ग, एक नगर क्षेत्र था, एक दुर्ग था जहाँ पर आपका पुरोहित लोग रहते थे। इसमें पुरोहित लोग रहते थे। तो नगर क्षेत्र जो है ये आपको पूर्वी टीला हो गया और पश्चिमी टीला ये हो गया, दुर्ग हो गया, जहाँ पुरोहित लोग रहते थे। यहाँ पर कौन रहते थे, समाज के विशेष वर्ग,
पश्चिम में रहते थे। देखिए विशेष वर्ग, अगर हम बात करें समाज के विशेष वर्ग, तो यही पश्चिम में यानी दुर्ग में रहते थे, पुरोहित, विशेष वर्ग, बड़े लोग, वैसा। यहाँ पर चंदूदड़ों में एक मध्यम वर्ग भी थे, यहाँ पर था मध्यम, ठीक है। चलिए ये भी देखते हैं। देखिए धौलावीरा एक, बाद में हम देखें कि धौलावीरा एक है जहाँ पर बीच में एक था एक मध्यम, जहाँ पर हम देखें कि स्टेडियम उसको मिला था। धौलावीरा में क्या मिला था? स्टेडियम मिला था। चलिए ये तो हो गया, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये दोनों टीलों में कोई रक्षा प्राचीर नहीं है। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि कालीबंगा में रक्षा प्राचीर से यानी सबसे घिरा हुआ था, ये नहीं है। देखिए मोटा मोटी समझिए, सिर्फ समझने के लिए। और इसको देखिए आयताकार, देखिए ये कैसा था आयताकार घर, देखिए कैसा था, ये बनाया हुआ है, मैप में हमने बनाया है, कोशिश किया। ये देखिए घर देखिए कैसा था। इसमें क्या है कि आपका ये देखिए सड़क देखिए कहाँ जाती थी, एकदम ऐसा सीधा सीधी काटती थी सड़क। ये जो है ऐसा है, ये बीच में ये घर है, ये घर हो गया, ये सड़क हो गया, फिर घर हो गया, ये सड़क हो गया। देखिए क्या कितना बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ है। तो खिड़की या दरवाज़ा अंदर के गलियों की तरफ खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क। देखिए मुख्य सड़क जो होता था वो तो चौड़ी थी, काफ़ी चौड़ी थी, हमने देखा। और गली भी काफ़ी था, जिससे पहले भी हमने देखा था। तो ये जो खिड़की जो खुलती थी वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी, वो छोटा छोटा गली, इसमें भी डिवाइड होते थे, अपना गली में ही खुलती थी। गलियों का चौड़ाई भी देखिए क्या कितना थी, 1 से 8 मीटर, 1.8 मीटर तक थी, ठीक है। और ये सब मोहनजोदड़ो राजपथ के 10 मीटर तक हमको देखने को मिलता है। अन्य नगर जो है वो 2 से 2.5 से 3.5 तक आपको मीटर देखने को मिलता है। ये सब देखिए। आगे थोड़ा सा देखते हैं, घर अंदर कमरा कैसा था। तो देखिए ये सड़क हो गया, ये सड़क हो गया चारों तरफ से। उसके अंदर देखिए ये बीच में हो गया कमरा हो गया, उसके फिर इधर सड़क हो गया, और आपका बीच में घर में के अंदर बात के घर में देखिए कुआं है, स्नानागार भी है घर में, आंगन हो गया। ये तो बहुत बेहतरीन है, गली हो गया अंदर में। तो ये सब थी। चलिए इसको और बेहतरीन समझते हैं। देखिए ये सड़क जो था वो कच्ची ईंटों से बना था, ठीक है। सड़कें जो कच्ची ईंट से, हालांकि कहीं एक पक्का ईंट का भी मिला है प्रमाण, तो वो भी देखेंगे। देखिए एक महत्वपूर्ण जो सड़क पक्का है वो मोहनजोदड़ो में जो मिला है वो पक्की ईंट से बना हुआ मिला है, बाकी जगह जो है वो कच्ची ईंटों से मिला है। एकमात्र आंगन जहाँ पक्की ईंटों से बना हुआ है वो कालीबंगा है। तो एकमात्र आंगन भी जो है वो हालांकि कच्ची ईंटें से भी मिलती थी, लेकिन पक्की ईंट से भी कहीं कहीं मिला है, वो है कालीबंगा में। जहाँ पर एक आंगन मिला है वो कालीबंगा, जो कि काली रंग की चूड़ियाँ के लिए महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है, ये है। चलिए ये तो हमारा नगर नियोजन देख लिया। नगर नियोजन क्या था? सड़क जो है समकोण बनती थी, देखिए ऐसे ऐसे, और नाली भी जो थी वो बहुत सीधा सीधा ऐसे एक दूसरे को डिवाइड करती थी। घर जो बना हुआ था क्या है, यहाँ एक घर हो गया, ये एक घर हो गया, तो फिर ये गली हो गया, फिर ये घर हो गया, ऐसा, तो ऐसा फिर गली हो गया, ऐसे बना हुआ रहता था बहुत। फिर ये ऐसे, तो बहुत एक वेल स्ट्रक्चर में था। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें सामाजिक में अब देखते हैं, अभी नगर नियोजन हम लोग देखें तो अभी सामाजिक में देखते हैं समाज के बारे में क्या था। तो देखिए समाज जो वहाँ है वो लगभग 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ था। देखिए 3 भागों बटा हुआ कौन कौन सा था? देखिए समाज 3 जो है वर्ग में था। एक विशिष्ट वर्ग थे, एक मध्यम वर्ग थे, एक कमजोर वर्ग था। तो देखिए विशिष्ट वर्ग और मध्यम वर्ग, लगभग कहिए कि अच्छे वर्ग जो है, यानी कि एक विशेष वर्ग जो है वो कहाँ रहता था? उस पुरोहित कहलाता था, दुर्ग में रहता था। दुर्ग किधर था? ठीक है, दुर्ग किधर था? तो आपको कहिए कि आपको पश्चिम में दुर्ग था, पश्चिमी टीला। जैसे ये पश्चिम हो गया तो ये पश्चिम मैप पे देखेंगे ऐसे, तो ये आपको पश्चिम में हो गया, ये आपको पूरब हो गया। तो जो पश्चिम में रहता था वो विशेष वर्ग रखते थे, विशेष पुरोहित रहते थे। और मध्यम वर्ग की बात करें और कमज़ोर वर्ग, ये मध्यम वर्ग कौन सा हो गया? जो प्रशासनिक सेवा में काम कर रहा है, जैसे व्यापारी हो गए, यानी कि सैनिक हो गए, प्रशासन में हैं, तो ये सब जो है जो भी व्यवसाय करने वाले लोग हो गए वो हो गए।
और इसके साथ साथ कमज़ोर वर्ग में मजदूर और किसान, देखिए ये दोनों मध्यम वर्ग और आपको कमज़ोर वर्ग, ये दोनों रह रहा है कहाँ पर, पूर्वी टीला में। ये पूर्वी टीला में, तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पूर्वी टीला में कौन निवास करते थे, पश्चिमी टीला में कौन निवास करते थे, ये आपको आ सकता है। चलिए ये तो हमारा हो गया समाज का कितने वर्ग में था। देखिए अब यहाँ प्रजातियाँ को देखेंगे। चलिए प्रजाति थोड़ा देखते हैं, प्रजाति क्या था। देखिए उसमें हम कह सकते हैं कि चार प्रजाति के लोग, एक अल्पाइन थे, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मेगोलॉयड, ये सब जो है प्रजातियाँ, ये सब तो आपको भूगोल में भी देखने को मिलेगा। तो ये सब सिर्फ प्रजातियाँ सिर्फ देख लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ से आप समझ सकते हैं, क्योंकि माइंड में रहेगी। तो अब प्रजाति को देखते हैं। देखिए स्त्रियों की दशा को देखते हैं। स्त्रियों की दशा क्या था उस समय, इसको भी देख लेते हैं। देखिए स्त्रियों की दशा अगर कहा जाए तो उस समय मातृ प्रधान था, मातृसत्तात्मक मतलब क्या, जो मदर है उसको ज़्यादा अधिकार था, और मदर घर जो चलता था समझिए उसका, वो मदर ही यानी कि मातृ यानी कि जो स्त्री प्रधान था, एक तरह से कह सकते हैं कि स्त्रियों के दशा क्या थे उस समय, समाज क्या था, तो स्त्री प्रधान था। और उस समय शक्ति कह सकते हैं कि स्त्रियों को ही थी, तो मातृशक्ति का भी हमको देखने को मिलता है कि मातृशक्ति। तो चूँकि इसमें देखिए आगे देखते हैं कि सती प्रथा के भी साक्ष्य कुछ मिलता है, तो हाँ बिल्कुल मिलता है सती प्रथा का साक्ष्य। इसलिए मिलता है कि देखिए लोथल क्या है, लोथल में हम देखते हैं 3 युग्म समाधियाँ मिली है। युग्म मतलब पति पत्नी दोनों, तो दोनों का है, तो ये माना जाता है, ये साक्ष्य मिला है, कह नहीं सकते हैं। लेकिन हम तो जो इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास, वो भी अभी जो आपको सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें आप कह सकते हैं कि साक्ष्य जो मिला है, तो उसके अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोथल के साथ साथ कालीबंगा में भी दिखा है कि पति पत्नी के साथ में 100 है, तो हो सकता है सती प्रथा होगा साक्ष्य। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पर्दा प्रथा था या नहीं, ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि कहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदाज़ा इसलिए लगा सकते हैं कि जो देखिए नगर नियोजन जो था, ये नगर नियोजन जो था, तो खिड़कियों के दरवाजे जो है अंदर की ओर खुलते थे, गलियों की ओर। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि जब अंदर गली की ओर खुल रहा है तो कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा होगा, क्योंकि खिड़की पे जा नहीं रहे हैं, तो ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो पर्दा प्रथा हो सकता है। चलिए पर्दा प्रथा थी, तो एक साक्ष्य मिले हैं, नहीं मिले हैं, ये अंदाज़ा इसके लगाया जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं खान पान के बारे में। खान पान क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए खान पान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोग थे, क्योंकि शाकाहारी भी खाते थे लोग, मांसाहारी भी थे, ये दोनों आप देखते हैं। क्योंकि तब तक हमने देखा शाकाहारी इसलिए कि उस समय तक हम देखते हैं कि सिंधु घाटी में तो देखते हैं कि लोग जो है वो कृषि का भी मतलब डिपेंड, खाद्य पदार्थ कृषि के रूप में आ जाता है। इससे पहले ही नवपाषाण युग से ही हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थ के रूप में कृषि को भी शामिल कर लिया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं वेशभूषा। वेशभूषा क्या था, मतलब कैसा वेशभूषा पहनते थे लोग, उसको भी देखते हैं। तो देखिए वेशभूषा को भी समझिए 2 तरह से। देखिए वेशभूषा में क्या था कि वेशभूषा अगर वस्त्र की बात करें तो सूती और ऊनी वस्त्र मिले हैं, सूती और ऊनी वस्त्र। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सूती और ऊनी जो है वो आपका सिंधु घाटी में था या नहीं, तो सूती और ऊनी था। सादे कटाईदार, देखिए कटाईदार मोहनजोदड़ो में एक मिला था, वो 3 पत्तियां साल ओढ़े हुए योगी का साक्ष्य मिला था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब मोहनजोदड़ो में एक मिला था 3 पत्तियां साल ओढ़े हुए एक योगी, एक बूढ़ा एक आदमी है, वो साल ओढ़े हुए है, तो एक 3 पत्तियों वाला जो है वो कढ़ाईदार। तो एक कह सकते हैं कि सूती कपड़ा, ऊनी, ये सब था, अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए आभूषण की बात करें तो आभूषण देखिए, आभूषण मतलब वेशभूषा में पहनने वाले। तो आज भी देखिए अमीर और गरीब लोग अपने अपने हिसाब से सोना चांदी जो भी हो या फिर डायमंड पहनते हैं लोग। तो उस समय भी अमीर गरीब में था, पहनते थे लोग। जहाँ अमीर लोग पहनते थे सोना चांदी और हाथी के दांत, जो कि अमीर लोग कीमती था और माना जाता था कि ये अमीर लोग हैं, जो अगर पहना हुआ है तो माना जाता था अमीर है। तो वहीं कमज़ोर वर्ग की बात करें तो देखते हैं कि सीप, शंख, मिट्टी के आभूषण दिखते हैं। आज भी देखिए बहुत सारे हैं ना,
आपको अलग अलग धातु से बहुत मतलब कम कीमत वाले धातु से भी बने हुए हाथ पैर ये सब में पहनते हैं लोग, अभी भी जनजातीय लोग पहनते हैं, तो ये माना जाता है। चलिए, उस समय अमीर लोग सोना चांदी के से और हाथी के दांत से का यूज़ करते थे, वहीं कमज़ोर लोग सीप शंख जो होता है वो आपको आसानी से समुद्री तट इलाके में सीप शंख मिल जाता है, और मिट्टी के भी आभूषण पहनते थे। देखिए, हड़प्पा से हमने देखा कि श्रृंगारदान मिला था, तो इससे कह सकते हैं कि उस समय श्रृंगार का भी प्रचलन था। मोहनजोदड़ो से देखते हैं कि चांदी के अंडाकार चूड़ियाँ भी मिला था। ठीक है, चलिए, और ऐसे भी हमने देखा कि कालीबंगा से भी काली रंग की चूड़ियाँ जो राजस्थान में है वहाँ मिला था। तो आगे देखते हैं कालीबंगा से भी हाथी के दांत के चूड़ियाँ मिला था, तो हाथी का दांत है उसका भी चूड़ियाँ मिला था यहाँ कालीबंगा से। चलिए, इसके और हम आगे हम बात करें तो आपका आ जाता है, देखिए आ जाता है ये कालीबंगा से हो गया। सिंदूर का सांच भी मिला है नौशारों से। चलिए, ये भी है चंदहुदड़ों से आपको देखिए लिपस्टिक मिला है। चंदहुदड़ो कहाँ था, तो पाकिस्तान प्रांत में था, तो वहाँ पर एक तरह से लिपस्टिक और काजल भी मिला है यहाँ से, तो चंदहुदड़ो से मिला है। तो हड़प्पा में देखिए बोतल से भी काजल का सांच मिला है हड़प्पा से। तो ये सब चीज़ें एक जहाँ जहाँ से मिला है उसी के देख कर के ही उम्मीद और अंदाज़ा लगाया गया कि उस समय आभूषण था स्त्रियों में और पुरुषों में, दोनों में था। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ये आभूषण जो है पहनने वाले लोग सिर्फ स्त्री ही थे, स्त्री और पुरुष दोनों लोग पहनते थे। चलिए, अब आगे देखते हैं मनोरंजन के बारे में। मनोरंजन का उस समय था या नहीं, चूँकि अभी हम सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक को पढ़ रहे हैं, तो संस्कृति में तो सब आती है, चलिए खान पान रहन सहन ये सब आती है। चलिए, मनोरंजन के साथ में देखिए शिकार लोग खेलते थे। ये हमने देखा कि पाषाण काल से ही शिकार करते थे लोग, लेकिन शिकार खेलते थे यहाँ। ठीक है, शिकार खेलते थे, मछली पकड़ते थे, ये सब उनका मनोरंजन भी रहा है। जैसे देखिए आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप तो उसको शिकार भी कर रहे हैं, साथ साथ आप मनोरंजन भी कर रहे हैं, तो मनोरंजन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था। चलिए, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना ये भी एक था। देखते हैं कि मुर्गी को दो मुर्गी से लड़ाते हैं, दो बैल आपस में लड़ाते हैं, तो ये सब भी था। पशु पक्षी को भी आपस में लड़ाते थे। चौपर और पासा ये सब भी खेल था, एक पासा खेलना, चौपर खेलना, ये सब भी था। ढोल व मजीरा भी था। नृत्य करना, गाना गाना भी था, इसलिए कि नृत्य के कहीं कहीं मूर्तियाँ मिली है, तो इससे अंदाजा लगाया गया कि नृत्य भी था सिंधु घाटी में। तो ये सब हमारा मनोरंजन है। अब आगे देखते हैं धार्मिक पक्ष। चलिए, चूँकि अभी हम सामाजिक सांस्कृतिक हम देख रहे थे, तो अभी देखते हैं कि धार्मिक पक्ष इसका क्या है। उसके बाद देखेंगे कि हम व्यवसायिक भी देखेंगे कि व्यवसाय क्या था सिंधु घाटी सभ्यता। अभी सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सारा डिटेल जानेंगे। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, आज ही से वही आज 2300 देखते हैं कि जो पढ़ रहे हैं 1750 का जो शताब्दी, वो भी बीसी का पढ़ रहे हैं, तो उस समय क्या था, हालात क्या था, समाज कैसा था, उसी के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, तो धार्मिक पक्ष में हम देखते हैं। धार्मिक पक्ष में कि हम बात करें तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक क्रियात्मक पक्ष और दार्शनिक पक्ष। दार्शनिक पक्ष तो साहित्य से संबंधित हो गया, लेकिन क्रियात्मक पक्ष में क्या होगा कि जो दिखता है, दिखेगा क्या, पूजा दिखेगा, पशुपति के भी पूजा होता था, वृषक पूजा होता था, ये सब पूजा होता था, ये सब दिखेगा। तो जल पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग पूजा, अग्नि पूजा, ये सब जो है उस समय था, उसको आप ये नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं। देखिए, ये सब हमको कहाँ से पता चला कि पशुपति की पूजा होती थी या फिर मातृ देवी की पूजा होती थी, तो देखिए कहीं कहीं हमें मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, मातृ देवी का जो एक उत्कृत किया हुआ मूर्ति मिली है पशुपति की, इसलिए कि देखिए वहाँ पर हमें कुछ मोहनजोदड़ो में भी ऐसे पशुपति के कुछ साक्ष्य मिले जहाँ पर देखें कि एक बना हुआ है, उसके चारों ओर देखिए हाथी है, बाघ है, गेंडा है, भैंस है, दो हिरन है, ये सब चीज़ कहीं एक जगह एक उत्कीर्ण किया हुआ जो मूर्ति है वो मिली है। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये सब की पूजा होती थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वृक्ष की भी पूजा होती थी। देखिए, वृक्ष जल तो हो ही गया, वृक्ष का भी हम पूजा होता है, लेकिन उस समय क्या था, गाय का साक्ष्य उतना मिला नहीं है, घोड़ा का भी मिला नहीं है, पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि इसकी पूजा होती थी या नहीं होती थी या वो ये। लेकिन पशुपति महत्वपूर्ण क्या है, अगर क्वेश्चन आता है आपका
कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा होती थी, तो आपका पशुपति की पूजा होती थी, और किसकी होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी। और देखिए ये सब जो राइट में दिख रहा है आपको, जल पूजा ये सब प्रचलित था। जल पूजा, वृक्ष पूजा देखते हैं उस समय जो है वृक्ष पूजा, पशु पूजा ये सब ना पूजा। लेकिन इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण एक देखने वाली चीज़ है कि ये सब पूजा तो होती थी, लेकिन कहीं भी मंदिर के जो है प्रमाण नहीं मिले हैं, मतलब मंदिर बने नहीं हैं कहीं, ये प्रमाण नहीं मिली है। हालांकि देखते हैं पुरोहित लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो पश्चिम में पुरोहित लोग रहते हैं, और पूरब में हम देखते हैं कि जो सामान्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। तो पश्चिम में पुरोहित मतलब क्या, पंडित लोग या जो पूजा पाठ से संबंध रखते हैं, लेकिन उन लोग का कहीं मंदिर नहीं दिखा। तो एक इसमें दिखने को मिलता है नया चीज़ यही है कि धार्मिक पक्ष में आपको सब पूजा तो होती थी, लेकिन किस किस का, देखिए एक और यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ के, वृषभ की पूजा होती थी। वृषभ मतलब क्या, वृष मतलब एक बैल होता है, एक सिंग वाला बैल, तो इसकी भी पूजा होती थी, कहीं मिला है। तो महत्वपूर्ण देखिए, मातृ देवी, पशुपति, वृषभ पूजा, ये महत्वपूर्ण। तो आपको ऑप्शन में कभी कभी आता है नाग पूजा, अग्नि पूजा, ये सब भी आपको मिले हैं साक्ष्य। चलिए आगे देखते हैं आर्थिक जीवन। चलिए आर्थिक जीवन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आर्थिक जीवन में देखिए राइट में है कृषि को पढ़ेंगे। उस समय कृषि कैसा था, होता था या नहीं होता था, तो कौन सा फसल होता था वो देखेंगे। पशुपालन देखते थे कि पशुपालन तो हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल से ही स्टार्ट हो जाती है, और आगे आके देखते हैं कि नवपाषाण काल, और इसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में ये प्रचलित हो जाती है। उसके साथ साथ देखते हैं उद्योग देखेंगे, धंधा क्या था, शिल्प क्या था, व्यापार वाणिज्य देखेंगे, व्यापार कैसे होता था, मुहरा और लिपि का यूज़ क्या था, क्रय विक्रय का साधन क्या था वो भी देखेंगे। जैसे हम खरीदते हैं तो किसी को पैसा देते हैं, उस समय तो पैसा वगैरह था नहीं, लेकिन उसका एक क्रय विक्रय का माध्यम क्या था, साधन क्या था, वो भी पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं आर्थिक जीवन में कृषि को। देखिए कृषि को ऐसा समझते हैं, देखो कृषि जो है वो आपका जो नदियां हैं, सिंधु और उसके सहायक जो नदी है, उसी के सहारे एक जड़ोर मिट्टी आता है, जो आज भी हम देखते हैं कि जहाँ पर गंगा के नज़दीक जो है, जहाँ नदी है, नदी के नज़दीक का जो ज़मीन होता है वो जलोढ़ मिट्टी होता है। तो इसमें देखते हैं कि रबी फसल होती थी नवंबर दिसंबर, चलिए ये सब जानते हैं ये सब। लेकिन मुख्यतः फसल की बात करें तो मुख्य फसल 9 थी, 9 मुख्य फसल का ज्ञान हो चुका था सिंधु घाटी में। वो मुख्य फसल कौन कौन सा था, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मुख्य फसल जो है ये सब था, गेहूँ था, जौ था, कपास था। देखिए हालांकि देखिए कपास के बारे में समझिए, सबसे पहले अगर बात करें तो कपास ही, इसमें आपका जौ और कपास का जो है ना सबसे पहले आपको आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जौ और कपास का ही ये दिखने को मिलता है। चलिए गेहूं था, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, मटर, राई, सरसों, ये सब, तिल, ये सब थी। अब महत्वपूर्ण कुछ स्थल को देखते हैं जहाँ से क्या साक्ष्य। तो हमने देखा लोथल में चावल के साक्ष्य मिले हैं, रागपुर में धान की भूसी का मिला है, तो वही राजी जवार का भी हम देखते हैं, रोन नदी को। तो ये सब महत्वपूर्ण, इसमें 2 महत्वपूर्ण लोथल याद रखिएगा, और एक और लोथल में बाजरे की मिली है। तो बाजरे और चावल का तो यहाँ से मिला है। तो कृषि में हम देखते हैं कि मुख्य तरह से 9 फसलों का ज्ञान हो जाता है, और ये सिंधु व उसके सहायक नदियों के सहारे जो जलोढ़ मिट्टी है वहाँ पर होता है। हालांकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अभी भी जो मुख्य अगर व्यापार लोगों का बोले वाणिज्य, तो ये कृषि नहीं है, ये कृषि नहीं है, आपको पशुपालन ही एक मुख्य है। यानी कि पशुपालन जो है ये महत्वपूर्ण है। पशुपालन जो है वो उसका मुख्य एक तरह से पेशा कहिए या फिर व्यापार बोलिए, लेकिन कृषि फर्स्ट व्यापार नहीं है, ये दूसरा है, समझिए सेकेंडरी। हालांकि बाद में यही हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि बाद में कृषि का बहुत उत्थान होता है, आगे बढ़ता है। चलिए क्यों बढ़ता है वो सबको भी हम लिंक करके पढ़ेंगे। चलिए महत्वपूर्ण देखिए आगे क्या है, पशुपालन। अब पशुपालन के बारे में समझते हैं कि पशुपालन क्या था, उसके बारे में भी देखते हैं। देखिए पशुपालन में हम देखते हैं कि पशुपालन का महत्व काफ़ी है। अगर हम कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो मुख्य पेशा क्या था, मुख्य वाणिज्य व्यापार क्या था, ऑप्शन में अगर रहे पशुपालन तो आपको फर्स्ट पशुपालन ही डालना है,
कृषि बाद में, सेकेंडरी है कृषि इसके बाद। तो पशु का महत्व बहुत था उस समय। अब पशु का यूज क्या होता था, तो कृषि में, परिवहन में, विपणन में, भोजन में। मतलब भोजन में क्या, यहाँ पर मांसाहारी खाते भी लोग थे। विपणन, मार्केटिंग, मतलब उसको बाजार में बेचना और ख़रीदना भी होता था। तो पशु को ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण तो एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जानकारी देखिए क्या क्या मिलता है। गाय, ऊंट, घोड़ा, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बाघ, बारहसिंगा, ये सब का था। ठीक है, क्या नहीं था वो देखिएगा। गाय का अभी भी साक्ष्य उतना मिला नहीं है, हालांकि बाद में हम देखते हैं कि वैदिक काल में गाय का महत्व बढ़ जाता है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में ऊंट प्रचलन उतना नहीं है। ठीक है, और घोड़ा का प्रयोग भी उतना नहीं है। मुहरा में नहीं था, मुहरा हम आगे पढ़ेंगे क्या था, बाकी सबका था। ये सब जो ऊपर का था इसमें देखिए गाय, ऊंट, घोड़ा का जो है प्रयोग मुहरा में नहीं होता था। तो ये सब कहीं ना कहीं, अब देखिए ऊपर मैंने कहा था गाय का उतना साक्ष्य नहीं मिला है, तो लेकिन कहीं ना कहीं गाय कहीं कहीं मिला है, जैसे मुहरा में नहीं था लेकिन और कहीं ऐसा मिला है। लेकिन पूरी तरह से गाय और घोड़ा जो है इसका मुहरा में यूज़ नहीं था, इसलिए मुहरा मतलब जो वाणिज्य में एक मुहरा इस्तेमाल करते थे, आगे पढ़ेंगे, तो उसमें नहीं मिला है। तो ये माना जाता है कि शायद होगा भी, नहीं भी होगा। चलिए, ज्ञान था लेकिन मुहरा में नहीं मिला है। चलिए, प्रमुख पशु क्या था, तो एक श्रृंग बैल। देखिए वृषक बैल जो मोहनजोदड़ो में मिला था, ये प्रमुख पशु के रूप में देखते हैं कि इसका वृषक पूजा भी होता है इसका। तो वृषक बैल जो है एक सिंग वाला, उसका महत्वपूर्ण इसका यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए, प्रमुख पशु हो गया। अब सिंह का देखिए, सिंह का अंकन सिंधु घाटी के मुहरे में नहीं था, जबकि मेसोपोटामी, देखिए यहाँ पर समझिए, जो सिंह का अभी बात की है तो वो भी हमारे मुहरा में नहीं था। मुहरा क्या था, एक तरह से एक व्यापार वाणिज्य का एक क्रय विक्रय का माध्यम था। मेसोपोटामिया जो सभ्यता हमारा पश्चिम में और भी जाएंगे तो जैसा शुरू में देखा हम लोगों ने एक मैप पे, तो मेसोपोटामिया का सभ्यता था, तो वहाँ से हमारा व्यापार था। आगे हम पढ़ेंगे कि व्यापार में हम पढ़ेंगे व्यापार कैसा था, क्या था, उसको हम देखेंगे और विस्तृत रूप से देखेंगे। चलिए, ये आर्थिक जीवन पढ़ रहे हैं, व्यापारिक पढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं शिल्प उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए उद्योग धंधा क्या था उस समय, क्योंकि हम अभी व्यापार पढ़ रहे हैं वह। चलिए, इसमें शिल्प का क्या था उसको भी देखते हैं। आर्थिक जीवन हम लोग पढ़ रहे हैं तो आर्थिक क्या था वो भी देखते हैं। देखिए, कपड़ा उद्योग उस समय प्रमुख उद्योग में माना जाता था। सूती और ऊनी कपड़ा बहुत महत्वपूर्ण। सूती में देखते हैं सादे और कढ़ाईदार दोनों था इसमें। तो शिल्प और उद्योग धंधा में कहें तो कपड़ा उद्योग उस समय प्रचलित था। और कपड़ा उद्योग के साथ साथ देखते हैं क्या क्या है। कपड़ा उद्योग था महत्वपूर्ण। अगर उद्योग की बात करें, मृद भांड था। मृद भांड क्या होता है, मृद भांड मतलब मिट्टी से बना हुआ जो बर्तन है वो होता है। मन का उद्योग देखिए था, आगे उसको भी पढ़ेंगे। शिल्प उद्योग था, उसको भी देखेंगे। चलिए, मृद भांड उद्योग देखते हैं। देखिए, मृद भांड उद्योग में देखते हैं मिट्टी और धातु का बर्तन इसको बोलते हैं। चाक एवं हाथी निर्मित होता है। लाल रंग का प्रयोग इसमें काफ़ी हुआ है। काले रंग का भी पुष्प ज्यामिति मतलब ज्यामिति आकृति भी देखने को मिलता है। आज रंग बिरंग देखते हैं कि मिलता है, एक नक्काशी किया हुआ। तो काले रंग का पुष्पाद यानी काला और लाल रंग का यूज़ काफ़ी हुआ है। चलिए, मन का उद्योग में देखते हैं। मन का उद्योग देखिए, मन का उद्योग क्या है, तो देखिए मृद भांड मतलब क्या, मृद भांड उद्योग मतलब मिट्टी से बना हुआ बर्तन। लेकिन यहाँ पर मन का उद्योग का मतलब क्या, आभूषण। हमने ऊपर देखा कि जो गरीब वर्ग थे, जो कमज़ोर वर्ग थे, तो वो मन का आभूषण, जैसे मिट्टी से बना हुआ भी आभूषण पहनते थे। तो मिट्टी और ये सब का बना हुआ, तो मिट्टी में कह सकते हैं कि लाल पत्थर का भी यूज़ होता था और उसको ये सब में भी यूज़ होता है, चांदी सोना। देखिए, मन का उद्योग में मिट्टी आभूषण कहिए तो आभूषण में क्या आता है, तो मिट्टी से बना हुआ भी, लाल पत्थर से बना हुआ, चांदी सोना सब चीज़ के बना हुआ। तो मन का मतलब क्या, आभूषण से संबंधित रखने वाला जो होता है उसका है सौंदर्य आभूषण, ये कह सकते। तो मन का कारखाना, मन का मतलब आभूषण का कारखाना भी जो लोथल और चंदगुदड़ों में हमने देखा।
तो ये भी हम देखते हैं। लिपस्टिक मिला है, ये सब देखें हमने, चंदहुदड़ों में देखें, ऊपर देखें, लोथल में भी देखें, मन के कारखाना, तो ये सब हम लोगों ने देखा। सीप उद्योग देखिए कहाँ और था, तो लोथल में था। लोथल देखिए, लोथल इसलिए लोथल एक बंदरगाह है जो राजस्थान में है, तो बंदरगाह है तो समुद्र के किनारे ही सीप मिलता है, तो वहाँ सीप उद्योग बहुत प्रचलित था। बालाकोट था, बालाकोट में, ठीक है। चलिए ये सब हमारा हुआ। अब आगे देखते हैं वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य। अभी हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक जीवन कैसा था, अब देखते हैं व्यापार वाणिज्य क्या था। ठीक है, व्यापार वाणिज्य में हम क्या पढ़ेंगे उसको भी देख लेते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं व्यापार वाणिज्य के बाद लिपि देखेंगे। चलिए व्यापार वाणिज्य में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, राइट में है, दाएं साइड में देखिए व्यापार की दशा दिशा पढ़ेंगे क्या था, ठीक है। और आयातित वस्तु क्या था, निर्यात, यानी कुछ आयात हम लोग करते थे या निर्यात करते थे, वो क्या वस्तु थी। व्यापार के क्रम और क्रय और विक्रय के माध्यम थे क्या थे, जिसे पैसा लेकर के बेचते थे या सामान के बदले सामान देते थे, या कैसे उसको क्रय विक्रय करते थे वो देखेंगे। परिवहन का साधन, इधर से उधर सामान ले जा रहे हैं तो उसका साधन क्या था वो भी देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं दशा दिशा। देखिए व्यापार की दशा दिशा क्या था, तो देखिए व्यापार की दशा दिशा की बात करें तो एक दो तरह के हमारा व्यापार था, एक आंतरिक व्यापार था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। आंतरिक मतलब सिर्फ अपने ही जो हिंदू घाटी सभ्यता जो जहाँ से फैला हुआ था एक दूसरे से, जैसे जम्मू कश्मीर में देखे पश्चिम में, तो वहीं हमने नीचे में भी देखा आगे तक दैमाबाद महाराष्ट्र वगैरह था, तो पश्चिम में भी हमने देखा पाकिस्तान बलूचिस्तान उधर था, तो हमने इधर भी देखा आपको यूपी तक फैला हुआ था पूरब में। तो ये देखिए आंतरिक व्यापार में क्या है, अपने जो भी क्षेत्र था हमने देखा कि क्षेत्र कैसा था, तो हमने क्षेत्र को ऐसे देखा था, ऐसा क्षेत्र था, त्रिभुजाकार क्षेत्र था, कुल्फी जैसा एक समझिए, ऐसा त्रिभुजाकार क्षेत्र था। तो ये आंतरिक व्यापार अंदर में जो हो रहा है, अंदर में क्या, कश्मीर, मैसूर, काशियावाद, बलूचिस्तान, ये आपस में जहाँ व्यापार होता था वो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखिए कहाँ हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब हमारे सभ्यता के साथ साथ दो और सभ्यता था। सभ्यता क्या था उसको भी देखते हैं, पहले हम लोग देख चुके हैं, मेसोपोटामिया का सभ्यता था, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता जिसको बोलते हैं, मिस्र के भी सभ्यता था, ठीक है, फारस की खाड़ी था, वहाँ तक हमारा व्यापार था। अफगानिस्तान, ईरान का भी हम देखते हैं नज़दीक में हमारा है, तो वहाँ से भी व्यापार होता था। क्या व्यापार होता था, सुमेरियन से देखिए ऊर, कीस टेम्पल, तेल, अस्तर, ये सब हमारा वस्तुएं ये सब मंगाया जाता था। मिस्र से मामी मॉडल जो था, फारस की तो फैलका सारगोन का अभिलेख यहाँ से मिलता है। बहरीन से बात करें, सूर्योदय का देश जिसको कहा जाता है, साफ सुथरा नगरों का देश कहा जाता है इसको बहरीन को, और हाथियों का भी देश इसको कहा जाता है। तो अफ़गानिस्तान से भी था, अफ़गानिस्तान एवं ईरान से, तो कह सकते हैं कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों था। विस्तृत रूप से ये समझ लीजिए। चलिए आप देखते हैं कि आयातित वस्तु क्या है और निर्यातित वस्तु क्या है। देखिए आयातित वस्तु में आप समझ सकते हैं ये सब आयातित वस्तुएं हैं, ये सब आयातित वस्तुएं हैं जो आंतरिक व्यापार है एक तरह से कहें तो। आयात होता था हमारा, बहुमूल्य पत्थर होता था, कहाँ से, तो कश्मीर, जो अपने अंदर ही आता था। सोना कहाँ से आता था, मैसूर तरफ से। कीमती पत्थर कहाँ से आता था, अर्धकीमती बलूचिस्तान से आता था। तांबा कहाँ से आता था, राजस्थान, अभी भी तांबा राजस्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है खदान के रूप में। चलिए आयातित वस्तुओं में देखते हैं बाहर से, अगर हम बाहर से बात करें, मैंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्या आता था, तो चांदी ये सब शीशा आता था, ईरान से आता था, अफ़गानिस्तान से, और ये अफ़गानिस्तान से। तो मुख्य रूप से हम कहें कि वस्तु जो आता था हमारा आजू बाजू ईरान, यानी पश्चिम जो हमारा पश्चिमोत्तर है, पश्चिम यानी अपना इंडिया के मैप के देखेंगे पश्चिम तरफ तो ईरान अफ़गानिस्तान है, उधर से आता था। अब यहीं पर हम देखते हैं निर्यातित वस्तुएं क्या थी, हम जो निर्यात करते थे, तो हमने देखा इससे पहले कि हाथी का दांत से बना हुआ चीज़ों का काफ़ी मायने रखता है। तो हाथी का दांत जो है बना हुआ पैमाने हो जाता है। बाद में देखते हैं कि ये पैमाने वस्तु मन के मतलब आभूषण, हाथी के दांत से जो आभूषण बनते हैं, तो हाथी से दांत से बना हुआ भी जो भी चीज़ें हैं उसको निर्यात किया जाता था, यानी बेचा जाता था। चलिए आयातित वस्तुएं हमने देखा कि पत्थर है,
आपको चांदी है, शीशा है, ये सब जो हमने देखा आयातित वस्तुएं हैं। चलिए अब क्रय विक्रय का माध्यम देखते हैं। माध्यम क्या था, हम बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे, क्या बेचेंगे, पैसा लेंगे या क्या करेंगे, उसको हम देखते हैं। चलिए उसके बाद लिपि पढ़ेंगे। क्रय विक्रय के माध्यम क्या था, देखिए क्रय विक्रय के माध्यम देखिए क्या पैमाना होता था, जो आज भी हम जो अगर 1 किलो 2 किलो हम बात करते हैं और कोई भी एक मीटर में हम जो भी हमने पैमाना एक स्थापित कर लिया है सब जगह में, लंबाई के क्षेत्र में या फिर आप मापते हैं तो फिर वजन के क्षेत्र में उसका भी अलग अलग पैमाना है। तो उस समय पैमाने भी चलता था जिसमें क्या हाथी का दांत का पैमाना होता था जो 16 के गुनज में होता था। आज 1 किलो 2 किलो ग्राम के हम देखते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे होता था, तो वो उस समय 16 के गुनज। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पैमाना क्या था, मतलब किसके गुनज में, तो 16 के गुना में आएगा, तो 16 के गुनज में आपको आंसर देना है। मुहरे क्या था उस समय, ये देखते हैं। मुहरे देखिए बहुत सारे मुहरे मिले हैं, हमने देखा कि मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में ये सब में मिला है। तो मोहनजोदड़ो में जो है 1200, देखिए हमने 2500 मुहरे मिले हैं, मुहरे, ठीक है, जिसमें 1200 मुहरे मिले हैं जो कि मोहनजोदड़ो से मिले हैं, सर्वाधिक हम संख्या में बोल सकते हैं। और वहीं सर्वाधिक अभिलेख मतलब लिखा हुआ कुछ ऐसा चीज़ है जो चित्रित किया हुआ या लिखा हुआ लिपि, लेकिन हालांकि लिपि पढ़ा नहीं जा सका। तो अभिलेख कहाँ मिला है मुहरा, वो हड़प्पा में मिला है। चलिए अब 2500 मुहरा जो मिला है वो किससे बनी हुई थी मुहरा, उसको भी देखते हैं। मुख्यतः देखिए ये खेल खड़ी से निर्मित थी मुख्यतः, हालांकि ये मिट्टी और चट और फ्लिस्ट ये सब से मिला है। मिट्टी से भी बना हुआ है, गोमेद से है, फिरोजा से है, चट से है या फ्लिस्ट से है या कांचली से है, मतलब जो भी है धातु है उससे भी बना हुआ मिला है। लेकिन मुख्यतः हम देखते हैं कि खेल खड़ी से निर्मित मिला है, तो किससे बना हुआ है, तो ये सब चीज़ों से। आकार कैसा था मुहरा का, तो देखिए सर्वाधिक संख्या में जो मुहरा मिला है वो वर्गाकार था। बाद में देखते हैं आयताकार भी मिला है, बेलनाकार भी मिला है। अब विशेषताएं क्या, मतलब मुहरे पर क्या चित्रित था, तो देखिए उसमें लिपि लिखा हुआ था। लिपि में आगे हम पढ़ेंगे कि लिपि हालांकि लिखा तो गया लेकिन उसको अभी तक लोग पढ़ा नहीं जा सका, क्या है लिखा हुआ उसको समझ नहीं पाया। चलिए पशु देखते हैं कि पशु, उसमें पशु का चित्र बनाया था, पक्षी का भी था, पेड़ भी था, पौधा भी था, ये सब चित्र किया हुआ था। तो विशेषता में हम कह सकते हैं कि जो मुहरे था, मुहरे पर ये सब चीज़ अंकित थी, चित्रित थी, लिखा हुआ यह था। इसी का हम देखते हैं कि सुमेरियन में भी कुछ जो मुहरे हमारा भारत में सिंधु घाटी में मिला वही मुहरा आपको सुमेरियन में भी मिला। तो इससे उम्मीद लगाया गया कि हमारे जो है व्यापार वहाँ तक प्रचलित था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी था हमारा, मिस्र से भी था। ये सब हम मुहरे से पता कर पाए। चलिए आगे देखते हैं लिपि। लिपि कैसा था, क्या था, देखिए लिपि का हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक आध ऐतिहासिक सभ्यता है, जिससे हम कह सकते हैं कि लिपि तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकते हैं। साक्ष्य के आधार पर ही हम पता कर पाते हैं कि ये है क्या। चलिए सर्वप्रथम अगर जानकारी किसने दिया, 1853 में इसकी जानकारी हुई थी इस लिपि का। हालांकि संपूर्ण जानकारी बाद में 1923 में हुआ था, ठीक है, ये हमारा हुआ। ये लिपि देखिए क्या है, लिपि में देखिए इसको भी हम 3 भाग में हमने बांटा है। मूल चिन्ह क्या था, जैसे आज हम ABCD हम बात करें तो ABCD में क्या है, मूल जो अक्षर तो 26 है। तो इसी तरह हिंदी की बात करें तो वो भी देखने को मिलता है कुछ। तो यहाँ मूल चिन्ह जो बात करें तो 64 था, ठीक है, और मूल चिन्ह 64 था। और चित्रकार की बात करें तो लिपि में भी चित्रकारी थी, जैसे चित्रकारी कहीं कहीं कुछ आकार वकार कुछ ऐसा मिल जाता था चित्र जो कि हर जगह कॉमन, तो ये माना गया कि कुछ चित्र भी था। तो चित्र देखते हैं 250 से 400 अक्षर ऐसा थे जो चित्रित थे, चित्र किया हुआ। तो चित्र में हम देखते हैं कि मछली का चित्र सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ। अब मछली का चित्र का क्यों प्रयोग हुआ है वो तो अभी पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन मछली का मतलब कुछ तो एक अंदाज़ा है कि मछली बार बार आ रहा है चित्र में, तो कुछ तो उसका मीनिंग है। लिखने का तरीका कैसा था, तो देखिए लिखने का तरीका हम देखते हैं कि इसको बोलते हैं बाउस दो फेंडम।
तो हालांकि देखिए दाएं से बायां लिखने की जा रहा है। जैसे उर्दू हम बात करें तो उर्दू कहाँ कैसे होता है, दाएं से लेकर बाएं लिखते हैं। कुछ भी हमको लिखना है तो दाएं से बाएं लिखते हैं, बाएं से और दाएं कौन सा लिखते हैं तो हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं। तो लेकिन ये दाएं से बाएं था, दाएं से बाएं ऐसा था। चलिए ये तो हमारा लिपि हो गया। अब परिवहन के साधन को देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। परिवहन के साधन इसके बाद लगभग समाप्त है। देखिए परिवहन के साधन को हम ऐसे देखेंगे, चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए परिवहन के साधन में देखते हैं कि परिवहन को उस समय साधन क्या था, तो जल मार्ग था और स्थल मार्ग। तो जल मार्ग क्या है, तो जहाँ देखा हमने कि बहुत सारे जो महत्वपूर्ण स्थल है वो नदी के किनारे बसा हुआ था। तो वहाँ हमने देखा कि नदी था, तो नदी था वहाँ पर। तो नदी कौन कौन सा जैसे देखते हैं कि भोगवा नदी है, ये सब नर्मदा नदी, ये सब जो नदी था नदी मार्ग में एक दूसरे चलता था। नदी मार्ग के सहारे भी परिवहन आना आवागमन होता था। स्थल मार्ग की बात करें तो तांबे की गाड़ी मिली है, बैलगाड़ी इक्का गाड़ी मिली है। जैसे हम लोगों ने देखा कि बैलगाड़ी इक्का गाड़ी कहाँ मिली है, आप हमारा फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि तांबे की गाड़ी कहाँ मिली है, बैलगाड़ी इक्का गाड़ी कहाँ, तांबे की गाड़ी मतलब इक्का गाड़ी कहाँ मिली है वो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ, ठीक है, यानी कि पतन का कारण क्या था। देखिए बहुत सारे लोगों जो है जो इतिहासकार है उन लोगों का मानना था कि आर्यों का आक्रमण हुआ। हम देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे वैदिक काल, तो वैदिक काल में मुख्य रूप से आर्य के बारे में भी पढ़ना है। आर्यों का आगमन होता है, आर्य क्या होता है, श्रेष्ठ कुलीन वर्ग होता है, आगे क्या है उसके बारे में वो हम तो पढ़ेंगे आगे। चलिए तो आर्यों का आगमन के कारण हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ, मलेरिया फैल गया, जलवायु परिवर्तन हुआ इसलिए पतन हो गया, जनसंख्या वृद्धि ये भी एक मानते हैं। अदृश्य गाज जो कि हम देख नहीं सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें घटना घटित हुई जिससे सभी लोगों का मृत्यु हो गई और सब खाली हो गया। तो देखते हैं कि तूफान के कारण भी कुछ बोलते हैं कि हलचल के कारण हुआ, और प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ, यानी प्रशासनिक यानी भूखे लोग मर गए, ये हो गए, उतना नहीं कर पाए, ये सब थी। तो इनको कौन कौन बोला है, इसके बाजू में भी आर्यों का आक्रमण हुआ, ये कौन बोला, तो देखिए जॉन मार्शल ने कहा था और मार्टिमर फिलर ने भी कहा था। जॉन मार्शल और क्या बोला कि बाढ़ से भी मर गया है, एस.आर. राव ने भी बोला। मलेरिया से मर गया है, ये है कौन बोला, KUR कैनेडी, ये सब लोगों ने कहा। तो जॉन मार्शल देखिए सब में जॉन मार्शल उसमें महत्वपूर्ण है, तो जॉन मार्शल को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो हो पतन हुआ, तो जॉन मार्शल ने कहा था। इस तरह से एक और आते हैं, जॉन मार्शल ने क्या कहा कि बाढ़ से भी हुआ, आर्यों का आक्रमण से भी हुआ, ये सब जॉन मार्शल ने कहा था। चलिए ये तो हमारा हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो हमने लाया सब सिंधु घाटी सभ्यता वो महत्वपूर्ण रूप से जो है सब पे चर्चा हम लोगों ने कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा वीडियो को। थैंक यू।